हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीजी शिक्षा ऐप। मैं कांची केशरवानी आज आपको पढ़ा रही हूँ जीव विज्ञान कक्षा 11वीं, जिसमें हम लोगों ने अध्याय 8 पूर्व में पहले के वीडियोस में पढ़ लिया था कोशिका और कोशिकांगों के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 9 जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जितने भी एंजाइम्स आते हैं, जितने भी हार्मोन्स आते हैं, उनके अणु कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनके बारे में हम लोग इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि सजीवों की कोशिकाओं में कौन कौन सा रासायनिक संगठन होता है, कौन कौन से रासायनिक तत्व जो होते हैं मौजूद होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, उनका आकार कैसा होता है, कितने अनुपात में वो प्रेजेंट होते हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। हमारा जो जैव मंडल है उसमें बहुत सारे जीव उपस्थित है, हमको तो पहले ही पता है ना। तो अगर हम लोग संरचना की बात करें तो सभी जो होते हैं वो समान रासायनिक तत्व और यौगिक के बने होते हैं। जो कोशिका होते हैं उनमें सब लगभग रासायनिक अणु जो होते हैं, सब कोशिका जो होते हैं वो किनसे बनी होती है? रासायनिक अणुओं से बनी होती है। एक जीवित तंत्र में भाग लेने वाले सभी उपस्थित सभी अणु क्या होते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। एक जीव तंत्र में एक जीवित जो तंत्र होता है उसमें उपस्थित जो जितने भी जंतु होते हैं, जीवित तंत्र बोलने से कहा जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो जहाँ पे स्टेबल होते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जितने भी चीज़ उपस्थित होती है उनको क्या बोलते हैं? जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर सजीव कोशिका का रासायनिक संगठन देखेंगे तो उनका जो कार्य होता है, कार्यों का निर्धारण, उनमें जो अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग फंक्शन, जितने भी कोशिका होते हैं और कोशिका में कोशिकांग होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें कार्यों का विघटन होता है, कार्यों का विभाजन हुआ रहता है। कार्य होते हैं अलग अलग होते हैं ना। तो उनका निर्धारण कौन करता है? कोशिकाओं का जो संरचना होता है उनका कार्यों का निर्धारण कौन करता है? उनमें उपस्थित जो रासायनिक तत्व होते हैं, रासायनिक पदार्थ जो होते हैं उन पर निर्भर होता है। जैसे कि अगर जीव द्रव्य को देखेंगे हम लोग, कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है वो बहुत सारे अकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है और कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ दोनों प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके यौगिकों से मिलकर बना होता है जीव द्रव्य। अगर कोशिका का पदार्थ देखेंगे तो इसमें लगभग 93% भाग का क्या क्या होता है? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का बना होता है। 93% भाग किस किस का बना होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का। नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जो होते हैं वो लगभग 2% भाग बनाते हैं। जबकि अगर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे जो धात्विक तत्व होते हैं, आयरन वाले जो तत्व होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, वो कोशिका का 5% भाग बनाते हैं। अब देखेंगे हम लोग जैसे कि आयोडीन, फ्लोरीन, आपका बोरॉन, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम जो होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में कोशिका में उपस्थित होते हैं। अगर हम लोग पृथ्वी में देखेंगे तो जैव पदार्थ का जो संगठन होता है वो क्या होता है? जो जैव पदार्थ का संगठन होता है उसमें रासायनिक तत्व भाग लेते हैं। उसमें क्या होता है? लगभग 92 तत्वों में से 30 से 34 तत्व ऐसे हैं जो जैव संगठन में भाग लेते हैं, जिसमें से प्रमुख क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणु। ये कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं? 95 से 96% भाग। कोशिका के अंदर अगर देखेंगे तो तत्व, यौगिक और मिश्रण तीनों में पाए जाते हैं। अगर तीनों का बंटवारा करेंगे तो क्या क्या होगा? दीर्घ मात्रिक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक तत्व और अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व। क्या बोलते हैं इसको? मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स। आप जब बीएससी करेंगे या एमएससी करेंगे, आप कोई भी फील्ड में जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे मैक्रो एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, तो मैक्रो एलिमेंट जो बहुत ज्यादा मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैक्रो एलिमेंट। जस्ट लाइक क्या क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है इसमें पाए जाते हैं। अगर देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, कैल्शियम जो है ये क्या होते हैं? सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। सूक्ष्म मात्रिक तत्व मतलब क्या हो गया? जो थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। और बहुत ही कम मात्रा में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, सिलिकॉन, फ्लोरीन, सेलेनियम, क्रोमियम, निकिल जो होते हैं वो बहुत कम होता है, लगभग 1%, 0.00% में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अति सूक्ष्म तत्व। इनकी उपस्थिति प्रमाणित हो पाती है, इसलिए इन्हें अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहा जाता है, ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर रासायनिक संगठनों का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे तो क्या क्या होते हैं? अकार्बनिक और कार्बनिक जैव अणुओं के विश्लेषण के लिए अलग अलग विधि अपनाई गई है, जैसे है लिविंग ऑर्गन्स। क्या है? लिविंग ऑर्गन्स, जैव ऑर्गन।
पूर्ण रूपेण जलाकर भस्म जो जैव अंग जो होता है, जो जीवों का अंग होता है, शरीर बॉडी का जो पार्ट होता है, अगर उसको हम लोग पूरा तरीके से भस्म कर दे, जला दे, तो यदि रासायनिक विश्लेषण करते हैं तो उसके अकार्बनिक जैव अणुओं का पता लगा जा सकता है। अगर उन लोग का विश्लेषण करना है कि बॉडी में कौन कौन से पार्ट क्या क्या पाया जाता है, तो क्या करेंगे, उस अंग को पूरा जला देंगे और उसका जो एश प्राप्त होता है, एश मतलब होता है राख, भस्म, उसको विश्लेषित करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसमें अध्ययन करते हैं और उसमें पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कार्बनिक अणु गैसीय अवस्था में उत्सर्जित होता है। जो कार्बनिक अणु होता है वो कैसा होता है, गैस, जब धुआं उड़ता है उसमें क्या होता है, गैस के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। इस भस्म में सिर्फ अकार्बनिक तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही सब मिल सकते हैं आपको। अगर दूसरी विधि देखेंगे, जैव अंग को जलाने के बाद अगर दूसरी विधि देखेंगे तो पादप अंग या जंतु अंग का यकृत का टुकड़ा का भाग लेकर क्या करेंगे, मूसल की खरल एवं मूसल की सहायता से सेट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल के साथ पीसते हैं, जिसके बाद एक गाढ़ा कर्दम स्लैरी प्राप्त होता है। जंतु अंग का क्या लेंगे, यकृत का, लीवर का टुकड़ा लेंगे छोटा सा, उसको किसके साथ मिलाएंगे, एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो, उसको क्या करेंगे, खरल और मूसल की सहायता से ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल का अम्ल के साथ मिलाते हैं। उसके बाद उसको पीस लेते हैं और उससे क्या बनेगा, एक गाढ़ा पदार्थ प्राप्त होगा। इस कर्दम को क्या बोलते हैं, महीन कपड़े से छन्ने में छान लेते हैं। फिर उसको क्या करेंगे, महीन कपड़े से छन्ने में छान लेंगे तो दो प्रकार के अवशेष प्राप्त होंगे। एक होगा लिपिड जिसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, और दूसरा होगा निष्पद जिसमें क्या होता है, एक होता है आपका ठोस पदार्थ प्राप्त होगा, एक होगा जल टाइप का पदार्थ, लिक्विड पदार्थ प्राप्त होगा। इसमें अम्ल में घुले हुए जैव अणु होते हैं और दूसरा अंश अम्ल में अविलय होता है, इसे धात्रीय कहते हैं। मतलब जो ठोस पदार्थ में मिलेगा वो क्या होगा, अम्ल जो होगा वो घुला हुआ नहीं मिलेगा, और जो निस्यद होता है उसमें अम्ल जो होते हैं वो घुले होते हैं, ठीक है, धात्री कहते हैं। निष्पन्द में अनेकानेक अकार्बनिक पदार्थ, फास्फेट और सल्फेट जैसे अकार्बनिक पॉलीसेकेराइड, वसा आदि पाए जाते हैं। अगर जैविकीय दृष्टि से देखेंगे तो जैव भागों को हम लोग जैव भागों में बांट सकते हैं। जो अम्ल के रूप में विलय होगा उसको फिल्ट्रेट प्राप्त होता है, और जो सूक्ष्म जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, तथा जो अम्ल में अविलय होने के कारण रिटिनेट में उपस्थित होते हैं उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जो क्या बोलते हैं आपका दीर्घ होगा, मतलब जो ठोस में होगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अगर सूक्ष्म जैव अणु के उदाहरण में हम लोग क्या देखेंगे, अमीनो अम्ल, साधारण शर्करा, सिंपल शुगर तथा न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। जबकि दीर्घ जैव अणु जो होते हैं उसके अंतर्गत पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा लिपिड आता है। अगर देखेंगे क्या क्या देखेंगे, अगर हम लोग सूक्ष्म जैव अणु के उदाहरण देखेंगे तो अमीनो अम्ल, साधारण शर्करा आएगा, अमीनो अम्ल आता है, साधारण शर्करा आता है तथा न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। और अगर दीर्घ जैव अणु देखेंगे तो उसके अंतर्गत क्या आएगा, पॉलीसेकेराइड आता है, प्रोटीन आता है, न्यूक्लिक अम्ल आता है और लिपिड आता है। लिपिड को सटीक तौर पर दीर्घ जैव अणु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे अणु जिनका अणु भार जो होता है वो 1000 डाल्टन से अधिक होता है उसे वृहत अणु बोलते हैं। मतलब देखो 1000 डाल्टन से कम होगा जिस अणु का भार, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, और जिसका 1000 डाल्टन से अधिक अणु भार होगा उसको बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो अगर देखेंगे तो लिपिड का जो अणु भार होता है वो 800 डाल्टन के लगभग होता है, इसलिए हम लोग उसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते। ये केवल जल में अविलय होने के कारण धात्रीय में अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करते हैं। सूक्ष्म जैव अणु का अणु भार जो होता है 1000 डाल्टन से कम होता है। अगर निर्जीव तथा जैव पदार्थों में उपस्थित तत्व देखेंगे, कंप्रेहेंशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग में, तो नॉन लिविंग और लिविंग में क्या क्या होता है देखते हैं। अगर हाइड्रोजन देखेंगे तो भूपा पट्टी में क्या होता है, ये हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, और ये हो गया लिविंग थिंग्स। तो इसमें क्या होता है 0.14, इसमें मानव शरीर में कितना होता है 0.5। कार्बन का देखेंगे तो 0.03, इसका देखेंगे तो 18.5। ये जो है ये क्या है, बहुत ये जो मात्रा का क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जैव उत्तकों में पाए जाने वाले अकार्बनिक अवयवों की सूची। जैव उत्तक जो होते हैं मतलब कोशिकाओं का समूह जिसको उत्तक बोलते हैं। तो जैव लोगों के जीवों की जो उत्तक होते हैं उनमें कौन कौन से अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जल और कुछ यौगिक पाए जाते हैं जैसे कि NaCl, CaCO3, PO4, SO4 2- है ना।
अगर कोशिकाओं का औसत संगठन देखेंगे तो जो जल होता है 70 to 90% होता है, प्रोटीन जो होता है 10 to 15% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7 और आयन जो होते हैं वो 1% पाए जाते हैं। आप देखते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स, ऐसे प्रकार्यात्मक प्रक्रिया अर्थात उपापचयिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बनने वाले जो जैव अणु होते हैं जैसे कि अमीनो अम्ल, शर्करा, न्यूक्लियोटाइड्स, वसी अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल जो कि जीव के वृद्धि एवं प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए आवश्यक होते हैं? जो जीवों की वृद्धि एवं प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। प्राथमिक उपापचय एवं जो वृद्धि प्रजनन के लिए आवश्यक नहीं होते, जिनका बनना वृद्धि एवं प्रजनन को छोड़कर सुरक्षात्मक और प्रतिरक्षात्मक हो, इस अन्य कार्यों को संपादित करता है, द्वितीयक उपापचय कहलाता है। देखो प्राथमिक उपापचय किसको बोलेंगे? जो क्या करता है, वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। जस्ट लाइक कि आपका न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो अम्ल, शर्करा, वसी अम्ल, प्रोटीन, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपापचय बोलेंगे। और जो चीज़ वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, मतलब जो सुरक्षा, शरीर को सुरक्षा और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए स्थित होते हैं, उनके कार्यों को क्या बोलेंगे? द्वितीयक उपापचय कहते हैं। द्वितीयक उपापचय पदार्थों में ऐसे अणु, जैव अणु महत्वपूर्ण है जो शाकनाशी, हर्बिसियस, पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड तथा के रूप में पीड़कनाशी पेस्टिसाइड के रूप में क्रियाशील होते हैं। बहुत से द्वितीयक उपापचय की क्रियाशीलता अभी भी अज्ञात है, जैसे कि एरोमेटिक पदार्थ, एटेनिन, फेनोलिक पदार्थ, मसाले आदि। अब देखेंगे कि कोशिकीय पूल कुंड क्या होता है। सेल्यूलर पूल जिसको बोलते हैं, कोशिका जो होता है रासायनिक पदार्थों से बना होता है और इसमें अपवादिक स्थिति में ही तत्व जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, अन्यथा तत्व नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यौगिक जो तत्व होते हैं वो यौगिक के रूप में होते हैं। अगर देखेंगे तो यौगिकों का निर्माण जो होता है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलने से जल बनता है। ये क्या होता है? यौगिक होता है। तो जैव अणुओं को उसकी प्रकृति के आधार पर 2 समूहों में बांटा गया है, अकार्बनिक यौगिक तथा कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक क्या होता है और कार्बनिक यौगिक क्या होता है देखेंगे। इनके मध्य 9% का अनुपात होता है। अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक के मध्य कितना होता है? 9% का अनुपात होता है। कोशिकाओं में जैव अणु के रूप में 5000 रसायन आते हैं। कोई भी कोशिका में देखेंगे तो जैव अणु के रूप में लगभग 5000 रसायन जो होते हैं मौजूद होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलर पूल बोलते हैं। कोशिका में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, कोशिकीय अंग जिसको बोलते हैं, है ना। प्लाज्मा झिल्ली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है। मतलब हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस जो लेसन है, लेसन 8 जिसमें देखा कोशिका अंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है, रिक्तिका होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं और बहुत सारे जो अंग होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, जीव द्रव्य होते हैं। ये जो सारे चीज़ें होते हैं वो किससे बना होता है? सबका अपना अपना रासायनिक संगठन होता है और अपना अपना पहचान होता है। तो कोशिकाओं में स्थित इन जैविक अणुओं द्वारा जो कोशिका पूल निर्मित होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिकीय पूल। इसमें क्या होता है? क्रियाशीलता के लिए आवश्यक कोशिकीय पूल जो होता है वो क्रियाशीलता के लिए बहुत आवश्यक होता है। इनमें से किसी भी रसायन की कमी होने से कोशिकीय क्रियाओं पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः रासायनिक अणुओं की आपूर्ति हेतु कोशिका वर्णनात्मक पारगम्यता, सिलेक्टिव परमिबिलिटी के लक्षण का धारण और प्रदर्शन अपनी कोशिका झिल्ली के द्वारा करता है, जिसके तहत कोशिका झिल्ली कोशिका के लिए आवश्यक रसायनों को अंदर आने देता है। जो कोशिका जो होता है वो क्या करता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो आवश्यक रसायनों को अंदर आने देता है। और सिलेक्टिविटी, परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है? चयन करना। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होता है वो चयन करता है कि कौन सी चीज़ों को अंदर आने देना और कौन सी चीज़ों को नहीं आने देना। ठीक है, और अवांछनीय पदार्थों को बाहर जाने देना। तो जो अपशिष्ट पदार्थ हो गए जिनको बाहर जाना है, शरीर से कोशिका से बाहर करना है, उसको जाने देता है। कोशिका कला अपने इस कार्य को कोशिकीय पूल को स्थायित्व और सुस्थापित किए रहती है। इससे कोशिकीय पूल कोशिका के लिए रासायनिक अणुओं के आपूर्ति हेतु भंडारण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोशिका के अकार्बनिक यौगिक। देखते हैं कोशिका का जो यौगिक पढ़ा था हम लोगों ने वो 2 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक क्या है? जो जल होता है जीवित कोशिका के प्रोटोप्लाज्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अकार्बनिक घटक है। जो जल H2O है ना, कोशिका में संपादित होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो जल के उपलब्धता में ही होती है और अनुपलब्धता में नहीं हो पाती। अगर इसका देखेंगे तो लगभग 60 से 90% जो भाग होता है जल का होता है कोई भी कोशिका में।
अगर जल का महत्व देखेंगे तो कोशिका में होने वाले जो जैव रासायनिक क्रिया के होते हैं वो माध्यम का कार्य करता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अभिगमन का कार्य करता है, विषरण, प्राशरण, अंतःचूषण आदि की क्रियाएं जो होती है वो जल के माध्यम से ही कंट्रोल होती है। पादप कोशिकाओं में होने वाली जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो जल में अभिकर्मक रिएजेंट का कार्य करती है। ठीक है, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है कोशिका के अंदर और उत्सर्जित पदार्थों को बाहर करता है। जो जीव द्रव्य होते हैं, अन्य पदार्थ जो होते हैं, उनकी आणविक संरचना को क्या करता है, स्टेबल करता है। जल कोशिकाओं की स्फीति दशा टारगेट कंडीशन को बनाए रखता है। इस प्रकार यह कोशिका को निश्चित पेड़ पौधों का आकार प्रदान करता है। शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। इस जल में जो होता है कोशिकांगों को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए क्या करता है, कार्य करने के लिए कंट्रोल करता है, मूत्र का निर्माण करता है, हार्मोन्स को क्या करता है उसके स्थान से सीक्रेट होने के लिए हेल्प करता है। या उपापचयी क्रियाओं से भी जो बनता है हानिकारक और विषैला पदार्थ उसको बाहर करता है। जीव द्रव्य दूसरे पदार्थों की आणविक संरचना को स्थिर करता है। यह पौधे में बीजों के अंकुरण के लिए सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल जलीय जीवों के लिए एक निश्चित वातावरण का अनुरक्षण करता है। पौधों की कई गतियों जैसे पत्रकों का खुलना, छुई मुई की पत्तियों का मुरझाना, स्फीति दशा में कंपन कुंचन गति, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना आदि क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है, जल के माध्यम से होता है। फिर आपका मिनरल्स, किसी भी जीव उसके उत्तक को पूरी तरह से जलाने पर जो तत्व भस्म रूप प्राप्त होता है उसमें खनिज पदार्थ या खनिज तत्व कहते हैं। जीव का अंग जला दिया, वो पूरा राख हो गया, ऐस में चेंज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, खनिज पदार्थ या खनिज तत्व। जीव है उसके उत्तकों को जलाने के क्रम में उसके कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो अपघटित हो जाते हैं और गैस के रूप में निकल जाते हैं, जैसे कि CO2 NH CONG के रूप में उड़ जाते हैं। लेकिन बाकी जो तत्व होते हैं वो भस्म में अवशेष के रूप में रह जाते हैं। ये खनिज तत्व जंतुओं को पौधों या उसके उत्पादों को से तथा पौधों को भूमि से जल के अवशोषण के क्रम में उसके साथ चला जाता है। कुछ खनिज जैसे कि क्या हो गया, भस्म है, अब वो जमीन में रह गया, तो जब पौधे आएंगे है ना, तो जो खनिज तत्व है जब वहाँ पे पौधे उगेंगे उस जगह में तो वो उसको अवशोषित कर लेता है, तो वो उसमें चला जाता है खनिज तत्व, है ना। जीवन यापन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं जो खनिज तत्व होते हैं, इसको न्यूट्रिशंस कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, पोषक तत्व कहा जाता है। खनिज तत्व को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व कहा जाता है, जिनकी जीवों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यकता है। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर और लोहा जो होते हैं दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। और इस प्रकार कुछ ऐसे खनिज तत्व हैं जिनकी अल्प मात्रा भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, जैसे कि मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, आयरन, बोरॉन, कॉपर, मैलिब्डिनम जो है सब इसमें आता है। ठीक है, माइक्रो में, कम मात्रा में। सामान्य नमक देखेंगे, नॉर्मल सॉल्ट। साधारण नमक भी हमारे भोजन और पोषण का एक प्रमुख तत्व है। ठीक है, रासायनिक संरचना की दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, जिसमें सोडियम और क्लोराइड दोनों आयन जो होते हैं वो रासायनिक बंध के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। यह कोशिका और जीव के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये क्या करता है, उसके सांद्रता को बनाए रखता है। ठीक है, कोशिकाओं की सांद्रता को बनाए रखता है और उपापचयी जो क्रियाएं हैं उनको संचालित करता है। यह कोशिका के अंदर विभिन्न आयनों को अवशोषित करने के लिए मदद करता है। फिर एक गैसें, कोशिकीय घटक जो होते हैं उनका कुल 0.5 भाग जो होता है वो गैसों का बना होता है और इनकी अधिकांश कोशिकीय जो गैसें होती हैं वो अकार्बनिक प्रकृति वाली होती है। कोशिकीय अकार्बनिक गैसों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा अमोनिया प्रमुख है। कोशिका का कार्बनिक पदार्थ, कोशिका का अधिकतर हिस्सा जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ का बना होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, अमीनो अम्ल, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक अम्ल आदि के रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। फिर ये समूह में होता है। समूह में कैसा होता है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो 1:2:1 के अनुपात में होता है। कार्बोहाइड्रेट में कम से कम 3 परमाणु होते हैं तथा ये जल अपघटन के रूप में कीटोन या एल्डिहाइड में विघटित हो जाते हैं। अगर देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स तथा स्वयं के जलीय अपघटन के फलस्वरूप पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्साइड एल्डिहाइड देता है। कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड समूह का होता है, उसे एल्डोसेज एवं जिनमें कीटोन होता है उसे कीटोनेज कहते हैं। एल्डोसेज और कीटोन को जो क्या बोलते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, इसका सूत्र भी है, इसको रट लेंगे आप लोग। इसमें क्या होता है, कौन से समूह का होता है, तो एल्डिहाइड समूह का होता है, इसलिए इसको एल्डोडेज बोलते हैं। और जिनमें कीटोन होता है उसको क्या बोलते हैं, कीटोनेज बोलते हैं या फिर कीटोन्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हरे पदार्थ में
हरे जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सभी जीवों के ऊर्जा का क्या होते हैं, प्रमुख स्रोत होते हैं। शरीर के महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। इन्हें सैकेराइड शुगर के नाम से जाना जाता है क्योंकि शर्करा इसका महत्वपूर्ण घटक होता है। ये स्वाद में जो होते हैं मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अगर वर्गीकरण देखेंगे तो विलेयता के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शर्करा और दूसरा है अशर्करा, है ना। शर्करा जिसको बोलते हैं शुगर और अशर्करा जिसको बोलते हैं नॉन शुगर। शर्करा जो होता है जल में विलय होता है तथा मीठे स्वाद वाला होता है, खादार होता है, मतलब क्रिस्टलाइन होता है। ग्लूकोज सुक्रोज उदाहरण है इसके, ग्लूकोज सुक्रोज और फ्रक्टोज। अगर अशर्करा देखेंगे तो ये जल में अविलय होता है, स्वादहीन होता है, टेस्टलेस बोल सकते हैं इसको। ये अनियमित आकार का अक्रिस्टलीय होता है, जैसे कि स्टार्च, एमाइलेज, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोनेज, सेल्यूलोज जो होते हैं वो अशर्करा का उदाहरण है। आणविक संरचना तथा रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड क्या होता है, यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। जो मोनोसेकेराइड होता है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका सूत्र होता है CH2O। इनका जलीय अपघटन संभव नहीं है, इसको जल में भी तोड़ नहीं सकते। ये आधारभूत कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्योंकि इनके आपस में जुड़ने से जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगोसेकेराइड एवं पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। इनका स्वाद क्या होता है, मीठा होता है, रंगहीन होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ के रूप में होते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि है ट्रायोज, सबसे छोटे होते हैं और इनमें केवल 3 ही कार्बन परमाणु होते हैं। ट्रायोज जो होते हैं उनमें 3 ही कार्बन परमाणु होते हैं, जैसे कि ग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्साइड, एसीटोन। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, C3H6O3। C3H6O3 किसका सूत्र है, ट्रायोज का। इसमें ये सबसे छोटा मोनोसेकेराइड है। फिर है टेट्रोज जिसमें कार्बन का संख्या कितना होता है, 4 होता है। इसका उदाहरण है एरिथ्रोज। फिर है पेंटोज, इसमें कार्बन के 5 अणु होते हैं जिसमें से C5H1 और ऑक्सीजन जो होता है 5 होता है, जैसे कि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। ये है डीऑक्सी राइबोज और राइबोज। फिर है हेक्सोज, इसमें कार्बन के लगभग 6 परमाणु होते हैं। कार्बन के हेक्सोज से ही पता चल रहा है ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित होता है। C6H12O6, इसका उदाहरण क्या है, C6H12O6 है। जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि जो है हेक्सोज का उदाहरण है। अगर कुछ प्रमुख शर्कराओं का सामान्य नाम देखेंगे, जैसे कि ग्लूकोज किस में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। फ्रक्टोज सारे फलों में पाया जाता है। गैलेक्टोज जो है दूध में पाया जाता है। सुक्रोज जो है गन्ना में पाया जाता है। लैक्टोज दूध, देखो आप जैसे अंगूर आपको मीठा लगता है तो उसमें क्या पाया जाता है, आपको आपका ग्लूकोज पाया जाता है। जो और बाकी फल होते हैं वो मीठे लगते हैं, वो किस में पाया जाता है, फ्रक्टोज। दूध जो होता है वो दूध जो होता है वो कैसा लगता है, मीठा लगता है टेस्ट में, वो किसके कारण होता है, गैलेक्टोज के कारण। गन्ना जो है वो उसमें सुक्रोज पाया जाता है। फिर दूध में लैक्टोज भी पाया जाता है। पौधों में स्टार्च पाया जाता है। ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजन जो है वो प्राणियों का, जो अगर हम लोग नॉनवेज वगैरह जो खाते हैं उसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। और मॉल्ट में क्या होता है, मॉल्टोज शर्करा होता है। अगर हम लोग प्रमुख उदाहरण देखेंगे हेक्सोज के तो क्या है, एक्सोजेस के तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज होता है बहुत सारे फलों के रस, शहद में उपस्थित होते हैं, है ना। यह भोजन के पश्चात पाचन के समय क्या करता है, जो आंत होता है, आंत में रक्त तथा डायबिटिक लोगों में मूत्र में उपस्थित होता है। भोजन में आने वाले समस्त जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज में अपघटित होते हैं तथा रक्त में अवशोषित होकर संचरण के फलस्वरूप विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं को पहुंचाया दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। रुधिर में इसकी मात्रा लगभग 80 से 120 मिलीग्राम होता है और 100 ml होता है। ml में देखेंगे तो 100 ml होता है, मिलीग्राम में देखेंगे तो 80 से 120 मिलीग्राम होता है। जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो ये मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। फिर है फ्रक्टोज, यह फलों में रसों में बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसको संरचनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो ये कीटोज शर्करा का उदाहरण है। यह ग्लूकोज को आसानी तरह ऊतकीय कोशिकाओं में ग्रहण नहीं किया जा सकता है, इसे लेलुलोज भी कहते हैं। फिर है ग्लैक्टोज, यह दूध के शर्करा में पाया जाता है। यह भी ग्लूकोज, ये क्या होता है, जब इसका विघटन होता है तो ये ग्लूकोज के रूप में विघटन होता है। इसकी पापचयी सक्रियता ग्लूकोज से समानता प्रदर्शित करती है। कोशिका के जीव द्रव्य में मोनोसैकेराइड उपस्थित होते हैं। मोनोसैकेराइड, अगर कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मोनोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड का गुण देखेंगे तो इनका कार्बन परमाणु अचक्रीय अवस्था में रहता है, ये समावयी रूप में पाए जाते हैं। ये मीठे स्वाद वाले तथा जल में विलय होते हैं। कैसे होते हैं, मोनोसैकेराइड मीठे होते हैं स्वाद में और जल में विलय होते हैं। ये ठोस, रंगीन तथा रवेदार होते हैं।
क्रिस्टली होते हैं। अगर इनका गुण देखेंगे तो मोनोसेक्राइड हल्के ऑक्सीकारक जैसे कि टॉलेंस अभिकर्मक या फेलिंग विलियन जो होता है उसमें आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। जब टॉलेंस अभिकर्मक जो है रंगने का अभिरंजन करने का है कलर जो है वो टॉलेंस अभिकर्मक जिसको बोलते हैं, और फेलिंग विलियन एल्केलाइन सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है उसमें क्या होता है ऑक्सीकृत हो जाता है। इन अभिकर्मकों की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराए जाने पर ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल में परिणत हो जाता है। ओलिगोसेकेराइड देखेंगे तो इसका CHO समूह जो होता है वो एसिटालेक्टेज में अभिक्रिया का निर्माण करता है एस्टर का। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, एस्टरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्टरीकरण के नाम से जाना जाता है। मिथाइलिंग अभिकर्मक, ये सारे जो है आपके लगभग केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से मिलते जुलते हैं। आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सब समझ जाएंगे। आपका बायोलॉजी है और केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये क्या होता है अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है ये इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे से, इंटर रिलेट, ठीक है। तो ये अमिथाइलिंग अभिकर्मक जैसे कि ये सब जो है वो मोनोसेक्राइड से क्रिया करके ग्लाइसाइक्लोराइड बनाता है, ठीक है। मोनोसेक्राइड जाइमेज एंजाइम द्वारा किण्वित हो जाता है और एल्कोहल होकर अल्कोहल तथा कार्बो ऑक्साइड में मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। सोडियम मरकरी अमलगम के साथ मोनोसेक्राइड एल्डिहाइड तथा कीटोन समूहों का अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप सॉर्बिटॉल तथा मैनिटॉल नामक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अगर मोनोसेक्राइड का कार्य देखेंगे तो जीवों में ग्लूकोज श्वसन के माध्यम से कार्य करता है तथा विघटित होकर जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा देता है, जिसके कारण जीवन यापन से संबंधित जितने भी क्रियाएं होती हैं वो सही से चल पाती है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज जैसे हेक्सोज की प्रकृति मोनोसेक्राइड सर्वात्रिक भोज्य पदार्थ होते हैं जो कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भोजन में ग्रहण किए जाते हैं। पेंटोज नामक जो शर्करा होता है वो न्यूक्लिक अम्ल के घटक होते हैं। जो पेंटोज शर्करा जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल का घटक होता है। जीवों में वसा तथा अमीनो अम्ल का निर्माण ग्लूकोज जैसे मोनोसेक्राइड से होता है। जो जीवों में वसा और अमीनो अम्ल है, वसा जो है फैट जो है और अमीनो अम्ल पाया जाता है, उसका निर्माण ग्लूकोज जैसे मोनोसेक्राइड से ही होता है। जीवों में वसा तथा अमीनो अम्ल का निर्माण, इसमें विटामिन सी का निर्माण भी मोनोसेक्राइड से विटामिन सी का निर्माण होता है ना। सेकेराइड को सभी जंतुहार के रूप में ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज के ग्लूकोज में बदल दिए जाते हैं। जो यकृत होता है, अगर फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी हम लोग ग्रहण करते हैं तो यकृत में जाके वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। फिर है आपका मोनोसेकेराइड के बाद ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, इसमें मोनोसेकेराइड से 2 से 10 अणु जो होते हैं संघनन से बनते हैं। ओलिगोसेकेराइड की विशेषता क्या है कि ये जितने अणु से मिलके बने होते हैं वो जल में जब अपघटन द्वारा उतने ही अणु में टूटते हैं। जैसे कि अगर ये 10 अणु का बना है तो जब जल में अपघटन होगा तो ये 10 अणु में ही टूटेंगे, ठीक है। अगर 8 का बना है तो 8 में। ये भी जल में विलेय तथा मीठे होते हैं स्वाद में और रवेदार होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध एवं ओलिगोसेकेराइड का निर्माण अगर देखेंगे, जो मोनोसेकेराइड जो अणु है वो ग्लाइकोसिडिक बंध की सहायता से जुड़कर ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करते हैं। मोनोसेकेराइड के जो अणु होते हैं उसमें किस प्रकार का बंध होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध जो होता है, तो मोनोसेकेराइड जो जुड़ते जाते हैं उससे क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड का निर्माण होता है। इसमें एल्डिहाइड समूह के दूसरे यौगिक जैसे अल्कोहलिक समूह से क्रिया करता है। जैसे एल्डिहाइड समूह तो होता है और ये क्या करता है, अल्कोहलिक समूह से क्रिया करता है तथा जल के एक अणु के निष्कासन के पश्चात क्या बनाता है, ग्लाइकोसिडिक बनाता है। यह है ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण। कैसे बनता है, सुक्रोज में देखो। फिर ओलिगोसेकेराइड के प्रकार देखेंगे तो ओलिगोसेकेराइड जो होता है उसमें मोनोसेकेराइड की उपस्थिति के आधार पर ओलिगोसेकेराइड को कैसे विभाजित करते हैं देखें। जैसे डाइसेकेराइड, इसमें मोनोसेकेराइड के 2 अणु से बनता है, 2 अणु के जुड़ने से इसको डाइसेकेराइड कहते हैं। इसमें डाइसेकेराइड क्या क्या है देखें। सुक्रोज, सुक्रोज एक अणु है जो डी ग्लूकोज एवं बी फ्रक्टोज के संयोजन से तथा एक अणु जल के निष्कासन से निर्मित होता है। जल अपघटन कराए जाने पर यह ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विघटित हो जाता है। जो सुक्रोज है वो कैसा विघटित होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिवाइड हो जाता है। सुक्रोज जो है गन्ना में, शकरकंद में, सलजम में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। माल्टोज या डी ग्लूकोज के 2 अणुओं के, जब डी ग्लूकोज होता है उसके 2 अणु जब मिलते हैं तो उनसे बनता है माल्टोज। यह किसमें पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है और उनके प्रकीर्ण की सहायता से अपघटित होकर ग्लूकोज के 2 अणुओं में मुक्त करता है। माल्टोज जो होता है उसमें ग्लूकोज के 2 अणु, डी ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। लैक्टोज, यह एक अणु गैलेक्टोज एवं एक अणु जो होता है वो ग्लूकोज के संयोजन से बनता है। सामान्यतः यह दूध में पाए जाने वाला शर्करा है या अन्य डाइसेकेराइड की तरह मीठा नहीं होता है।
माल्टोज एवं लैक्टोज का सूत्र है, ये याद रखेंगे आप लोग। ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड जो होता है ये मोनोसेकेराइड के 3 अणुओं के संघनन से बनता है। मोनोसेकेराइड के जब 3 अणु मिलते हैं तो क्या बनता है, डाइसेकेराइड बनता है। इनका सामान्य सूत्र ये होता है, देखो कार्बन जो होता है 4 होगा। जल अपघटन करने पर ये मोनोसेकेराइड के अणु से बनता है, रेफिनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के। अगर कुछ महत्वपूर्ण ट्राइसेकेराइड देखेंगे तो ये जो होता है निम्नलिखित होता है। रेफिनोजेन जो होता है अनपचित ट्राइरोकेटाइड्स जो होता है, जो चुकंदर में मिलता है, सीरा में मिलता है। बिनोना के जो खली होता है, बिरोते हैं ना जो मट्ठा, जो उसमें खली पाया जाता है, उसमें पाया जाता है। ईस्ट की उपस्थिति में इसका किण्वन हो जाता है। जब ईस्ट की उपस्थिति होती है तो इनमें किण्वन हो जाता है। अपघटन क्रिया ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं ग्लैक्टोज में चेंज हो जाता है। जेनसियंस यह भी एक अनपव्ययी ट्राइसेकेराइड से जो जेनसीएम की जड़ों में पाया जाता है तथा पूर्ण जल अपघटन करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। टेट्रासेकेराइड्स देखेंगे तो ये मोनोसेकेराइड के 4 अणुओं से मिलकर बनता है। ये जल अपघटन कर मोनोसेकेराइड के 4 अणु देते हैं। अब तक सिर्फ 2 टेट्रासेकेराइड स्कोरोडोरा तथा स्टेकियोस ज्ञात है। स्कोरोडोस लहसुन और प्याज तथा स्टेकियोस जो होता है वो स्टेकिस ट्यूबिफेरा में प्रेजेंट होता है। फिर है पेंटासेकेराइड। पेंटासेकेराइड जो होता है ये मोनोसेकेराइड के 5 अणुओं से मिलकर बना होता है। जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड के 5 अणु मिलते हैं। अगर हम लोग को देखेंगे इसका उदाहरण तो ये सिर्फ एक पाया जाता है, जैसे कि पेंटासेकेराइड जो होते हैं वो वर्बेस कोस नामक ज्ञात है, जो वर्बेस कम थैपस की जड़ों में पाया जाता है। ओलिगोसेकेराइड के कार्य और महत्व देखेंगे। गन्ना, चुकंदर, शकरकंद आदि पौधों में सुक्रोज का कोशिकाओं में संग्रह किया जाता है। तो सुक्रोज जो होते हैं वो भोज्य पदार्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं वो जैव झिल्लियों में भी पाए जाते हैं। लैक्टोज नामक ओलिगोसेकेराइड जो होता है बच्चों के और मरीजों के आहार में बहुत महत्वपूर्ण है। सुक्रोज जो होता है एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल से बनाया जाता है। कुछ ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं वो पारदर्शी साबुन बनाने के भी कार्य आते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट तीसरा सेकेराइड है आपका पॉलीसेकेराइड, यानी बहुशर्करा। जटिल कार्बोहाइड्रेट के वे प्रकार जिसमें 10 से लेकर 100 या उससे भी ज़्यादा या 1000 उससे भी ज़्यादा मोनोसेकेराइड के संयोजन से बनते हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है C6H10 और ऑक्सीजन 5। ये पानी में अविलीय होते हैं और साथ ही साथ मीठे भी नहीं होते। ये अपघटन के फलस्वरूप मोनोसेकेराइड में विघटित होते हैं। मोनोसेकेराइड एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। मोनोसेकेराइड जो अलग अलग हम लोगों ने प्रकार पढ़ा, तो जब पॉलीसेकेराइड जब विघटित होगा तो एक प्रकार के मोनोसेकेराइड या फिर उससे अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड में चेंज हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, होमो बहुशर्करा कहते हैं। तब इसे हेटेरो बहुशर्करा कहते हैं। जब विभिन्न प्रकार के मतलब एक प्रकार के मोनोसेकेराइड में चेंज होता है तो होमो बहुशर्करा कहते हैं, और बहुत सारे के में चेंज होता है तो हेटेरो बहुशर्करा कहते हैं। पहले प्रकार का उदाहरण है स्टार्च, होमोशर्करा का स्टार्च और सेलुलोज, और दूसरे का उदाहरण है पेक्टिन और काइटिन। होमोसेकेराइड में देखेंगे तो ये क्या होता है, स्टार्च जो सभी हरे पौधों में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में रहता है। ये एमाइलेज एवं एमाइलोपेक्टिन से मिलने से बनता है। एमाइलेज डी ग्लूकोज की 300 से 1000 की इकाइयों से मिलकर बनी अशाखित श्रृंखला होती है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो होता है ग्लूकोज की शाखित श्रृंखला से बनती है। यह है स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलेज। स्टार्च के अणु में एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। तो ये है देखो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन, और ये है आपका एमाइलेज। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, स्टार्च। जो स्टार्च होता है वो आयोडीन से जब अभिक्रिया करता है ना, तो क्या करता है, गहरे नीले रंग का क्या देता है, निर्माण करता है, गहरे नीले का रंग का निर्माण करता है। कौन, जब स्टार्च होता है जब आयोडीन से क्रिया करता है तब क्या करता है, गहरे नीले रंग का निर्माण करता है। ये जो गहरा नीला रंग होता है वो आयोडीन और स्टार्च के एमाइलेज के घटक के बीच जटिल समन्वय के रूप में कारण बनता है। ठीक है, आलू और अनाजों में पाए जाने वाला जो स्टार्च होता है वो 15 से 20% एमाइलेज एवं 80 से 85% क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन रहता है। जो आलू होता है या फिर जो अनाज होते हैं उनमें जो स्टार्च पाया जाता है ना, स्टार्च, उसमें कितना होता है, 15 से 20% जो होता है वो एमाइलेज होता है, और 80 से 85% क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन रहता है। यह डी ग्लूकोज संयोजन से बनता है जो सीधी श्रृंखला में 4 ग्लाइकोसिडिक बंधता द्वारा एवं शाखित श्रृंखला के द्वारा क्या करता है, बंधता के फलस्वरूप बनता है।
नेक्स्ट है आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, ये सबसे प्रकृति में सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है या रेशेदार पॉलीसेक्राइड होता है, रेशेदार होता है और पॉलीसेक्राइड होता है। इसके अणु जो होते हैं डी ग्लूकोज के लगभग 1600 से 2000 इकाइयाँ जो होती हैं आपस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। H2SO4 के उपापचय के पश्चात जब जल अपघटन होता है तो इनमें से ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। क्या होता है, जब जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज के अणु जो होते हैं प्राप्त होते हैं। सेल्यूलोज की उपस्थिति सल्फ्यूरिक अम्ल तथा आयोडीन या पोटेशियम आयोडाइड के उपचरण के पश्चात नीले रंग के अभिरंजन से पहचानी जाती है। यह कोशिका भित्ति का क्या होता है, प्रमुख घटक होता है। उदाहरण है आपका कॉकरोच व फेरेटीमा में सेल्यूलोज का पाचन करने की क्षमता सेल्यूलोज एंजाइम के कारण होता है। जो कॉकरोच और फेरेटीमा होता है उसमें सेल्यूलोज का जो पाचन करने का क्षमता होता है वो सेल्यूलोज एंजाइम और उनके कारण होता है। दीमक में सेल्यूलोज का पाचन जो होता है वो सहजीवी की सहायता से होता है। ये है सेल्यूलोज की संरचना, जो ग्लूकोज के बहुत सारे अणु जो होता है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोजेन। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में संचित रहता है। अगर इसकी संरचना देखेंगे तो एमाइलोपेक्टिन जैसी ही होती है, लेकिन अगर प्रत्येक शाखा में देखेंगे तो एमाइलोपेक्टिन जो होती है वो छोटी शाखा में होती है, ज़्यादा श्रृंखलित नहीं होती है। प्रत्येक शाखा में करीब करीब 12 ग्लूकोज अणु होते हैं जो बहुशर्करा अणु की शाखा पर घुलनशीलता निर्भर करती है। इसमें ज़्यादा शाखाएँ होंगी वह ज़्यादा क्या होगा, घुलेगा। इसलिए ग्लाइकोजन एमाइलोपेक्टिन में ज़्यादा में क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन एमाइलेज से ज़्यादा घुलनशील है। अगर काइटिन देखेंगे तो यह क्रिटेशियम के खोल, क्रेस्टिशियस का खोल एवं कीटों के बाह्य संरचना में क्या होता है, खोल बनाता है। कीटों का जो बाह्य संरचना होता है काइटिन से निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, सेल्यूलोज के समान होता है, लेकिन इसका निर्माण जो होता है ग्लूकोज के अणुओं की जगह एसिटिल ग्लूकोसेमाइन से बहुलीकरण से होता है। यह स्वयं के लक्षण के अनुसार कोमल होता है, लेकिन कैल्शियम लवणों एवं प्रोटीन के अंतर्भरित होने के कारण कठोरपन का प्रदर्शन करता है। फिर है इन्युलिन। यह पादप के सल्क कंदों में पाया जाता है। फ्रक्टोज इकाइयों के बीच जो B14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है पाया जाता है। फिर है डेक्स्ट्रॉन, जीवाणु इष्ट में पाया जाता है। किसमें, जो डेक्स्ट्रॉन होता है वो जीवाणुओं में इष्ट में पाया जाता है। यह ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित शाखान्वित पॉलीसेक्राइड होता है। अगर जो होता है ये सल्फर युक्त पॉलीसेक्राइड है, इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है जो सल्फेटेड ग्लैक्टोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। ये किसमें पाया जाता है, समुद्री शैवालों में पाया जाता है जो अगर है। फिर है मेनास। ये मेनास जो होता है वो पॉलीसेक्राइड है या जीवाणु इष्ट में मोल्ड्स में पाया जाता है। हेटेरोपॉलीसेक्राइड जो है इसमें एक से अधिक प्रकार की उप इकाई द्वारा पॉलीसेक्राइड का निर्माण होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। फिर है हाइलोयूरोनिक अम्ल या नेत्रों के काचाभ द्रव संयोजी उत्तक मैट्रिक्स नाभिरज्जु संधियों में पाया जाता है। हाइलोयूरोनिक अम्ल जो होता है वो स्तनधारियों के अंडाणु के चारों ओर तथा शुक्राणु के एक्रोसोम में हाइलोयूरोनाइडेज एंजाइम पाया जाता है। कॉन्ड्रिन सल्फेट या कॉर्टिलेज त्वचा कार्निया कांड्रा में उपस्थित होता है। हिपेरिन जो होता है वो रक्त का प्रतिस्कंदन होता है जो बीटा ग्लूकोटॉनिक अम्ल व एन सल्फेट ग्लूकोसेमिन इकाइयों से बना होता है। से पैक्टिन या सेब नींबू में पाए जाने वाला पॉलीसेक्राइड है ना। गम्स और म्यूसिलेजिया पौधों के संयोजी उत्तकों में पाए जाने वाला पॉलीसेक्राइड है जिसका निर्माण गैलेक्टोज और ग्लैक्टोरियोनिक अम्ल में पाया जाता है। पॉलीसेक्राइड का कार्य और महत्व देखेंगे तो पॉलीसेक्राइड के जीव होते हैं उनकी संरचना का महत्वपूर्ण घटक होता है। यह पादप के कोशिका के चारों ओर सेल्यूलोज कोशिका भित्ति के रूप में तथा कुछ जंतुओं के शरीर के चारों तरफ काइटिन रक्षक आवरण के रूप में पॉलीसेक्राइड के रूप में बने होते हैं। पॉलीसेक्राइड जंतु ग्लाइकोजन एवं पौधे स्टार्च में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में संग्रहित होते हैं जो कि जो आवश्यकता अनुसार ऊर्जा उत्पन्न करने के स्रोत की तरह कार्य करते हैं। ये लसलसे पदार्थ म्यूसिलेज के रूप में भी कोशिकाओं को बांधने का कार्य करते हैं। ये कपड़ा और वार्निश के रूप में निर्माण में प्रयुक्त होता है। जो पॉलीसेक्राइड जो होता है ये अल्प नाइट्रिकृत सेल्यूलोज होने के कारण कपूर के साथ अगर जब गर्म करते हैं तो इसमें पारदर्शक जो प्लास्टिक यानी सेल्यूलाइड बनता है जो कि सजावटी सामान, बटन, कंघी, खिलौने आदि, बाल्टी के देखो ये जो जितने भी हम लोग प्लास्टिक के सामान बनाते हैं कलरफुल, वो किससे बनता है, पॉलीसेक्राइड जो होता है उसको कपूर के साथ गर्म किया जाता है। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं ना, नाइट्रोजिनस पॉलीसेक्राइड जो होता है उसको क्या करते हैं, कपूर के साथ जब गर्म करते हैं
तब ये प्लास्टिक बनता है। ठीक है, ये पौधों के रेशों के रूप में होते हैं जो कि कपड़ा रस्सी बनाने में अपनी उपयोगिता देते हैं। नाइट्रोसेल्युलोज विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में भी, जो फटाके वगैरह का निर्माण होता है उसमें भी यूज होता है। इसका उपयोग जो होता है वस्त्र निर्माण, फर्नीचर, छपाई, फोटोग्राफी आदि में यूज होता है। स्टार्च, अल्कोहल, ग्लूकोज आदि के औद्योगिक उत्पादन में भी, इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। कौन? पॉलीसेकेराइड। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका लिपिड्स। लिपिड्स जो होता है वो कार्बनिक पदार्थों का महत्वपूर्ण समूह है जो कि जल में अविलेय होता है, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे कि ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन में क्या होता है? विलेय होता है। ये गर्म एथिल और मेथिल अल्कोहल में पूर्ण रूप से विलयशील होता है। जब मेथिल और एथिल अल्कोहल जो होता है वो अगर गर्म होता है तो ये लिपिड जो होते हैं वो पूर्ण विलय हो जाते हैं। लिपिड अगर जल में अविलेयता उसका महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि जीवधारियों के शरीर में रासायनिकी जो होती है वो क्या होती है? जल पर ही निर्भर होती है। शरीर का अधिकांश संगठक जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि जल में विलय होते हैं। अतः शरीर में विभिन्न कार्यों के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु लिपिड जैसे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है जो जल में विलय न हो। लिपिड जो होता है पौधों एवं जंतुओं के शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उन पौधों में, फलों में पाया जाता है, जबकि जंतुओं में एडिपोज उत्तक जो होते हैं जैसे कि अस्थि, मज्जा, तंत्रिकीय उत्तक जो होते हैं में पाए जाते हैं। पौधों में लिपिड्स का संचय जो होता है वो प्लास्टिड में पाया जाता है, जिन्हें इलायोप्लास्टिड कहते हैं। लिपिड्स की अगर संरचना देखेंगे तो रासायनिक संरचना की दृष्टि से जो लिपिड्स होते हैं वो वसीय अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एवं एस्टर्स या ग्लिसरॉइड होते हैं। अर्थात लिपिड का एक अणु वसीय अम्ल के 3 एवं ग्लिसरॉल के अणु के संयोग से निर्मित होता है। एक अणु से जो लिपिड्स होता है, अगर उसका लिपिड्स को देखेंगे तो ग्लिसरॉल के एस्टर्स या ग्लिसराइड्स होते हैं। अर्थात लिपिड का अगर एक अणु लेंगे तो वसीय अम्ल का जो फैटी एसिड होता है, वसा अम्ल जो होता है उसका 3 अणु लेंगे एवं ग्लिसरॉल का एक अणु लेंगे तो उनके संयोग से जो लिपिड होता है वो बनता है। किसे? वसीय अम्ल का 3 अणु, फैटी एसिड का 3 अणु और ग्लिसरॉल का एक अणु जब संयोगमन करता है तब क्या बनता है? लिपिड बनता है। ये जो है आपका मस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। वसीय अम्ल के तीनों अणु जो होते हैं वो सामान्य भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के भी जो आपका फैटी एसिड हो सकता है। लिपिड के निर्माण के समय प्रत्येक वसीय अम्ल का कार्बोक्सिल समूह जो होता है वो ग्लिसरॉल के अल्कोहलिक समूह के साथ क्रिया करके एस्टर बनाता है। जो कार्बोक्सिल समूह जो होता है लिपिड्स का, फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिल समूह जो होता है वो ग्लिसरॉल के अल्कोहलिक अम्ल, जो ग्लिसरॉल का अल्कोहलिक समूह होता है उसके साथ क्रिया करता है, रिएक्ट करता है और एस्टर बंध के द्वारा जुड़ जाता है। इस प्रकार लिपिड का एक अणु का निर्माण होता है। अगर वसीय अम्लों का सामान्य सूत्र देखेंगे तो RCOOH या फिर CH3CH2COOH होता है। यहाँ पर जो RCH3CH2 होता है वो वसीय अम्लों में ग्लूकोज की संख्या जो 2 से 86 तक हो सकती है। ये है ग्लिसरॉल का, ये है आपका ट्राइग्लिसराइड जो है लिपिड है, एक ट्राइग्लिसराइड नामक, जिसमें 3 फैटी एसिड का मोल है, मतलब 3 फैटी एसिड का अणु है। ये 1 2 3 और 1 मोल क्या है आपका? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है? CH2CH और CH2 ये होता है। जब इसमें क्रिया होता है, रिएक्ट होता है तो एस्टर बंध के द्वारा ये जुड़ के ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करता है। उदाहरण है पामेटिक अम्ल के 3 अणु जो होते हैं वो ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ क्रिया करता है तो ट्राइमाल्पिटीन का एक अणु बनाता है। ये है इसका संरचना सूत्र। अगर रिएक्शन देखेंगे तो अगर समस्त वसीय अम्ल देखेंगे तो उसमें एसिल समूह जो होता है वो R1 R2 R3, एसिल समूह को किसे शो करते हैं? फैटी एसिड में R1 R2 और R3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं। अगर ऐसे उत्पाद जो होते हैं वो सरल ग्लिसरॉइड कहते हैं। यदि उनमें विभिन्न प्रकार के वसीय अम्ल जैसे एसिल समूह होते हैं तब इन्हें मिश्रित ग्लिसरॉइड कहा जाता है। प्राकृतिक वसा जो होता है, नेचुरल फैट जो होता है उसमें मिश्रित ग्लिसराइड का उदाहरण है। जो प्राकृतिक वसा है वो मिश्रित ग्लिसराइड का उदाहरण होता है। ऐसी वसा में होता है स्वतंत्र अम्ल या क्षारीय समूह का अभाव होता है, अतः उन्हें उदासीन वसा, न्यूट्रल फैट कहा जाता है। लिपिड्स की अगर प्रकृति और संरचना देखेंगे तो उनमें वसीय अम्लों की प्रकृति व संरचना के आधार पर लिपिड्स का संरचना और प्रकृति निर्भर करता है। वसीय अम्लों में हाइड्रोजन की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है।
अगर लिपिड्स का वर्गीकरण देखेंगे तो लिपिड्स का वर्गीकरण होता है सरल या होमोलिपिड, संयुक्त या हेटेरोलिपिड लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड्स। सरल लिपिड्स जो होते हैं ये वसीय अम्ल एवं अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं। वसीय अम्ल और अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं। जो अल्कोहल के आधार पर सरल लिपिड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका उदासीन वसा और संतृप्त वसा। उदासीन वसा जिसको ग्लिसरॉइड भी कहते हैं, ठीक है। वसाओं के जल अपघटन द्वारा जब वसा का जल अपघटन होता है तो वसीय जल अम्ल प्राप्त होता है। जब वसा में जल अपघटन की क्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है, अम्लीय वसीय अम्ल प्राप्त होता है। ये लंबी श्रृंखला युक्त यौगिक है जिनमें एक COOH समूह तथा फॉर्मिक अम्ल सबसे असाधारण वसीय अम्ल है। अगर इसका प्रकार देखेंगे तो उदासीन जो होता है वसा वो दो प्रकार के होते हैं, असंतृप्त वसा और संतृप्त वसा। उदासीन वसा दो प्रकार के होंगे, संतृप्त वसा और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें क्या होता है कि कार्बन की जो संयोजकताएं होती हैं, मतलब कार्बन को जितना बंध बनाना होता है वो क्या होता है, द्विबंध पाए जाते हैं। उनमें बंध जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, संतृप्त होते हैं। इसको साधारण ताप पर द्रव होता है, जैसे कि उदाहरण है ओलिक अम्ल, लिग्नोनिक अम्ल और वनस्पति तेल। अगर संतृप्त वसा देखेंगे, असंतृप्त वसा जो है उसमें कार्बन की जो संयोजकताएं होती हैं वो संतृप्त नहीं होती हैं। इसका उदाहरण है आपका ओलिक अम्ल, लिग्नोनिक अम्ल और वनस्पति तेल। अगर संतृप्त वसा देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है उनकी जितनी भी बॉन्ड होती हैं वो संतृप्त होती है, उनमें द्विबंध नहीं पाया जाता है। लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त वसा जो होते हैं वो साधारण ताप और में ठोस होते हैं। उदाहरण है पामेटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल और देसी घी। अगर आप वैक्स देखेंगे तो मोम जो होता है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के प्रति प्रतिरोधक की तरह कार्य करता है और एक रक्षात्मक आवरण बनाता है। ये जंतुओं के जननांगों तथा त्वचा के श्वेत ग्रंथियों में पाया जाता है, जो पसीना जहाँ से निकलता है उसमें पाया जाता है। मोम जो होता है वो अम्ल उच्च आणविक भार युक्त मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के बालों तथा त्वचा पर एक परत बनाता है जिससे क्या होता है, जो जल का प्रभाव नहीं पड़ता। ये पौधे एवं फल जो होते हैं ऊपर से सुरक्षात्मक होते हैं। ये लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त एवं असंतृप्त वसीय अम्लों में लंबी श्रृंखला वाले जो होते हैं वो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के एस्टर से होते हैं। मोम जो होते हैं जल में अविलेय होते हैं और वातावरणीय ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। मधुमक्खी का जब छत्ता का निर्माण होता है तो उसमें मोम प्रयुक्त होता है। म्यूरिसिल अल्कोहल जो होता है और पॉमेटिक अम्ल के मिलने से होता है। इसी कारण इसे म्यूरिसिक पॉमेटिड कहा जाता है। किसको, मधुमक्खी के छत्ते को। ये है इसका सूत्र। अगर उदाहरण देखेंगे तो व्हेल और डॉल्फिन के कैरोटी में पाए जाने वाला जो स्पर्माटोटाई है वो एक मोम है। पादपों में मोम का आवरण जो होता है वो पत्तियों में वातपत्सर्जन की दर को कंट्रोल करता है, कम करता है। ये मोम जो होता है रक्त, एड्रिनल ग्रंथि एवं सीबेसियस ग्रंथि मनुष्य तथा जनों पर पाया जाता है। फिर है आपका कंपाउंड लिपिड, संयुक्त लिपिड। ऐसे लिपिड जो वसीय अम्लों एवं अल्कोहल के साथ साथ कुछ अन्य समूह जैसे एडिशनल ग्रुप भी पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं इसमें, लिपिड जो होते हैं उसमें वसीय अम्ल में अल्कोहल के साथ साथ अन्य समूह भी पाए जाते हैं, अन्य समूह यौगिक भी पाए जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, संयुक्त यौगिक या लिपिड। ये अन्य समूह जो होते हैं वो फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर तथा प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं। अगर अन्य समूहों की उपस्थिति के आधार पर देखेंगे तो लिपिड जो होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। संयुक्त लिपिड जो होते हैं वो अल्कोहल, वसीय अम्ल और प्रोटीन या शर्करा के आधार पर होते हैं। पहला है आपका फॉस्फोलिपिड जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड के नाम से स्पष्ट है कि इसमें फास्फोरस पाया जाता है। इसका उदाहरण है आपका लेसिथिन। इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, वसीय अम्ल होता है और फास्फोरस का अणु होता है जिसको क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड। लेसिथिन इसका उदाहरण है, यह पौधों और जंतुओं का साधारण फास्फोलिपिड है जो फैटी अम्ल, पॉल्मिटिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल आदि ग्लिसरॉल, फास्फोरिक अम्ल एवं कोलिन इसके निर्माण में भाग लेते हैं। लेसिथिन लेसिथिनेज एंजाइम एवं लाइसोलिसिथिन में बदल जाता है। लेसिथिलेज जो होता है मधुमक्खी एवं कोबरा के विष में पाया जाता है। जो लेसिथिलेज होता है वो मधुमक्खी और कोबरा जो है उसके विष में, उनमें जो पॉइजन्स पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है। इसलिए मधुमक्खी और कोबरा के रक्त में जब विष जो रक्त में पहुंचता है तो लाल रक्त कणिकाएं जो होते हैं वो लाइसोथिन के का प्रभाव से बहुत जल्दी टूटने लगते हैं, जिससे क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये क्या करता है, लिपिड को बाधा देता है एवं यकृत में लिपिड जो होता है वो संचित होने लगता है, जिससे यकृत में एक प्रकार का रोग होता है जिसे फैटी यकृत कहते हैं। लेसिथिन कोशिकाओं की पारगम्यता एवं परासरण की क्रिया को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर सेकंड है इसका उदाहरण सेफोलिन।
इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिक नामक लिपोप्रोटीन एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो रक्त जमने में मदद करता है। फिर है प्लाज्मालोजेंस, या मस्तिष्क एवं पेशियों में तथा उच्च श्रेणी के पौधों में पाया जाता है। प्लाज्मालोजेंस जो होता है वो मस्तिष्क की पेशियों में पाया जाता है और उच्च श्रेणी के पौधों में पाया जाता है। यह समस्त लिपिड विलायकों में विलय होते हैं। इस प्रकार का रिएक्ट करता है ये। फार्फेटिडिल सेरिन, फार्फेटिडिल सेरिन जो होता है वो ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और फास्फोरस के ऋण से यह तंत्रिका उत्तक में अधिकता में पाया जाता है। फिर है रिफंगोमाइलिसिन, रिफंजासिल वसीय अम्ल और HPO4 प्लस कोलिन के मिलने से बनता है। यह तंत्रिका के एक्सॉन पर माइलिन का निर्माण को आच्छादित करता है। फिर है फास्फेटिडिल, यह क्या करता है, यह फास्फेटिडिल इनोसिलोट या ग्लिसरॉल वसीय अम्ल HPO4 के OCl से बनता है। यह भी तंत्रिका उत्तक में पाया जाता है। फिर है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड मस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा, है ना। यह क्या होता है, वसा जो होता है कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ये कितने प्रकार का होता है देखते हैं। तो सेरिब्रोसाइट्स जो होते हैं ये क्या होता है, सिफोन्जिस जोनिस वसीय अम्ल और गैलेक्टोजिया मस्तिष्क के श्वेत द्रव, एड्रिनल ग्रंथि, वृक्क, प्लीहा, यकृत, फेफड़े, थाइमस ग्रंथि आदि में पाए जाते हैं। फिर है गैंग्लियोसाइडस, गैंग्लियोसाइडस जो होते हैं वो एन एसिटाइल न्यूसेमिक अम्ल, वसीय अम्ल, स्फिगोसाइन, हेक्सोस शर्करा के 3 अणु में या गुच्छिकाओं या प्लीहा में पाए जाते हैं। फिर है क्रोमोलिपिड, वर्णक युक्त लिपिड को क्रोमोलिपिड कहते हैं। वर्णक युक्त जो लिपिड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रोमो। क्रोमो का मतलब होता है क्रोम, क्रोम का मतलब होता है वर्णक, और वर्णक जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिपिड्स को क्या बोलते हैं, क्रोमोलिपिड। जैसे कि कैरोटीन या पत्ती और टमाटर आम में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसकी कमी से अगर कैरोटीन का कमी होता है तो रतौंधी नामक रोग होता है। इसमें ये विटामिन युक्त ए युक्त होता है। जैंथिलिया पादप में पाए जाने वाला वर्णक है। इसका सूत्र दिया हुआ है C4OH556 और O2, सॉरी कार्बन जो है वो 40 है, ये कार्बन जो है वो 40 है और हाइड्रोजन जो है 56 है जेंथोफिल का, और ऑक्सीजन जो है वो 2 है। लाइपोप्रोटीन जो है, लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड के जुड़ जाने से बनता है। ये 2 प्रकार का होता है, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर है आपका नेक्स्ट लिपिड का प्रकार है व्युत्पन्न लिपिड। व्युत्पन्न लिपिड जो सरल एवं संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। जब सरल लिपिड और संयुक्त लिपिड का जल अपघटन होता है तो जिससे उससे जो प्राप्त लिपिड्स होते हैं उसको व्युत्पन्न लिपिड कहते हैं। इनमें एक सक्रिय हाइड्रोक्सिल समूह होता है। जल अपघटन हुआ है तो इसमें हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाएगा। ऑफ्टरऑल इसके बाद क्या होता है, स्टेरॉल्स जो होता है, स्टेराइड्स, विटामिन ए, डी, ई, के तथा पौधों एवं जंतुओं के कुछ पिगमेंट जैसे केराटिनॉइड आदि इसके उदाहरण है। पहला देखेंगे तो स्टेरॉल और स्टेरॉइड्स, ये ठोस मोम जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली तथा अन्य कोशिकांगों जैसे कि जिनमें आवरण झिल्ली मौजूद होते हैं उनमें पाए जाते हैं। स्टेरॉल का उत्तम उदाहरण है कोलेस्ट्रॉल जो जंतुओं में, एरेगोस्ट्रॉल जो पौधों में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो सभी वर्टिब्रेट जंतुओं के मस्तिष्क में तंत्रिका रज्जु से मिलता है। इसके कारण पित्ताशय में पत्थर बनता है और धमनी की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे क्या होता है, आर्टियोस्क्लेरोसिस होता है। स्टेरॉइड जो होता है पित्त तथा लिंग हार्मोन एवं एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स हार्मोन में पाया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला है कोलिक अम्ल, यह पित्त में पाए जाने वाला वसा और पाइसीकरण में मदद करता है। किसमें, इम्यूलिसिफिकेशन में मदद करता है। ये है प्रोगेस्ट्रॉन, कोलिक एसिड से बनता है प्रोगेस्ट्रॉन। फिर प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन, ये मादा हार्मोन है जो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। यदि अंडाणु निषेचित हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम आकार में वृद्धि करता है। जब अंडाणु जो है वो क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है, फर्टिलाइज्ड हो जाता है ना, तो क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो आकार में वृद्धि करता है और हार्मोन का स्रावण करता है। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। यह कई महीनों तक स्रावित होता है या गर्भ के 6ठे महीने में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अंडाशय से एक दूसरा हार्मोन जो है एस्ट्रोजन निकलता है। जो एस्ट्रोजन होता है वो प्रोजेस्टेरॉन, दोनों ही गर्भाशय की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो जब ऋतुस्राव का चक्र होता है तो अंतिम 3 दिनों में इन हार्मोन्स है उनकी मात्रा जो होती है रक्त में बहुत कम हो जाती है। फिर है टेस्टोस्टेरोन, यह मनुष्य में नर हार्मोन होता है जो वृषण की कोशिकाओं में पाया जाता है। नर में द्वितीयक लिंग लक्षणों के विकास को नियंत्रण करता है। फिर है कॉर्टिसोल, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का उपापचय को नियंत्रित करता है। फिर है एल्डोस्टेरॉन, यह भी एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन है। यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के नियंत्रण में सहायक होता है। फिर है केराटिनॉइड्स, ये
टेट्राटर्पिन होते हैं जो कि पौधे एवं जंतुओं में वर्णक के रूप में पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये आइसोप्रोइन के उत्पन्न होते हैं जो कि अत्यधिक असंतृप्त होते हैं। चूंकि इनमें लगभग 9 बहुत से संयुग्मित द्विबंध पाए जाते हैं, अतएव ये लाल, नारंगी, पीले रंग के होते हैं। कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो रंगों की गहनता जो होती है, रंग जो होते हैं उनमें द्विबंध पाए जाने के कारण निर्भर करते हैं। इनके अंतर्गत लाइपोप्रोटीन, कैरोटीन्स, कैरोटीनॉल्स, जेंथोफिल आदि आते हैं। यह है इनका उदाहरण। अगर लिपिड का कार्य एवं जैविक महत्व देखेंगे तो इनमें संरचनात्मक घटक जो है वो समस्त अपारगम्य झिल्लियां लाइपोप्रोटीन फास्फोलिपिड की बनी होती है, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में लिपिड को ले सकते हैं। संचित भोज्य पदार्थ जो के रूप में हम लोग लिपिड को ले सकते हैं, जैसे कि उच्च वर्गीय पौधों में पाया जाता है। सुरक्षा परत के रूप में होता है, ये वाष्पोत्सर्जन को कम करता है पौधों में। उष्मारोधी के रूप में ये क्या करता है, झिल्ली बना लेता है। एक ठोस झिल्ली होता है, त्वचा जो शरीर का त्वचा होता है उसके नीचे एकत्रित होता है, जिससे जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी में क्या होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। विलायक के रूप में लिपिड जो होते हैं विटामिन ए, डी, ई के लिए विलायक का कार्य करती है, यानी ये विटामिनों के अवशोषक होते हैं। फिर है हार्मोन संश्लेषण। विटामिन डी लिंग हार्मोन एड्रेनोकॉर्टिकॉइड एवं कोलिक अम्ल का निर्माण कर कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है। वसा अभिगमन, फैट ट्रांसपोर्ट जो होता है वो लिपिड की वसा विभिन्न अम्लों के अवशोषण एवं अभिगमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्दीपक के रूप में एज अ स्टिमुलेंट, कुछ लिपिड्स एंजाइम के उद्दीपक जो होते हैं वो उद्दीपकों की तरह कार्य करते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक अमीनो अम्ल, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर? आई होप आपको जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ाया वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिजिक्स शिक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद।